शाबाश, शाबाश रिंकू, शाबाश। बहुत कम वक्त में तू बहुत अच्छा शूटर बन गया है। आज ड्रैगन आएंगे तो देखकर वो भी खुश हो जाएंगे। क्या ड्रैगन सर कुछ नहीं आने वाले? हाँ, लेकिन एक बात याद रख, ड्रैगन की एक खासियत है, जो उसे भा गया उसकी वो जिंदगी बना देता है। साल से इस घड़ी का इंतजार था मुझे। एक बार ये ड्रैगन हाथ लग जाए, इसे जिंदा जमीन के अंदर काट दूंगा मैं। 7 साल? इसके साथ मुठभेड़ हुई थी क्या? मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त विराज के साथ। विराज? हाँ, मेरा दोस्त। बहुत साल पहले जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो वहां विराज से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम लोग। दोस्त क्या, मेरा भाई था वो। कुछ खत्म हो गया इस ड्रैगन की वजह से। इस ड्रैगन ने विराज को जान से मार दिया। देश से आतंकवाद को मिटाने के मिशन में विराज देश के लिए शहीद हो गया। एक दोस्त का अधूरा काम एक दोस्त ही पूरा करता है। आओ आओ मिस्टर डैंगरुला, आओ। हथियार लाए? ड्रैगन कहाँ है? तुम कौन हो? बहुत जल्द ड्रैगन भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। इसी का इंतजार था मुझे, ड्रैगन की मुलाकात का। ड्रैगन, मेरे हथियार लाए हो? लाया। अच्छे तो है ना? जिस तरह के हथियार मैं तुम्हें दे सकता हूं, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। एक बात पूछूं? इससे पहले किससे हथियार लेते थे? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं असली ड्रैगन हूं कि नहीं? बड़े समझदार हो। ड्रैगन को आज तक किसी ने नहीं देखा। तुम इन सब की आंखों में खौफ देख रहे हो ना? ये खौफ तभी है जब असली ड्रैगन आता है। तुमसे पहले रोको नाम का आदमी मुझे हथियार सप्लाई करता था। रोको? अच्छा,
तो फिर ड्रैगन इसके बाद तुम्हें किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब 5 सेकंड बाद पता चलेगा। ड्रैगन? नहीं, दया दया एक मिनट, दया निखिल, पंकज लेके जाओ इसे। क्या हुआ अभिषेक? दया नहीं सर, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सर। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? सर आप ड्रैगन से नहीं मिल सकते सर। पंकज, मेरे रास्ते से हट जाओ। सर जितने भी हथियार मिले हैं आधे से ज्यादा चलते नहीं है, जैम पड़े हुए हैं। वही तो, ये क्या ऐसे पुराने हथियार, और इन पुराने हथियारों को लेकर वो अपने नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सर जितने भी हमले किए हैं ड्रैगन ने, सब में मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस ट्रेनिंग में ये पुराने हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेगा सर? और सर ये सारे नए आतंकवादी बिल्कुल नौसिखे हैं, कॉलेज के गुमराह किए गए बच्चे हैं सर। और तो और सर, इतना खतरनाक आतंकवादी ड्रैगन इतनी आसानी से हाथ में आ जाएगा, यकीन नहीं होता सर। वही तो, और फिर ये देखो, इतने कम हथियार हमें इस मुठभेड़ में मिले हैं। कैसे हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन इतने हथियारों को लेकर कोई हमला प्लान कर सके? हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ पंकज, अगर तुझे लगता है कि खामोश रहने से तू बच जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तूने हमारे देश के साथ जो किया और मेरे दोस्त विराज के साथ जो किया, उसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा ड्रैगन। तुम अंदर आए कैसे? सर वो मैं ड्रैगन से सच उगलवाने के लिए। पंकज ने तुम्हें बताया था ना कि बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता। तो फिर क्या तुम इतने सीनियर बन गए कि मेरी ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी बोल दिया और हो गया? सर मैं बात करता हूँ। अब ये बिना वजह की तरफदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी भी हालत में आज मैं जान कर ही रहूंगा दया।
कि तुम्हारी इसके साथ ऐसी क्या आपसी दुश्मनी है जो तुम मेरे ऑर्डर को भी तोड़ने को तैयार हो गए? ठीक है सर, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। आज से 7 साल पहले 30 जून 2006 को राज, मैं सोचा तू जाग रहा होगा। मैं तो सोच के आया था कि आज साथ में बैडमिंटन खेलेंगे, याद है ना? पिछली बार तूने हराया था मुझे। हाँ, आज मैं जीतूंगा। चल। क्या हुआ? अरे तू डॉक्टर साहब की बात का यकीन मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे अपने दोस्त पे भरोसा है ना? कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझा? कुछ नहीं होने दूंगा। क्या राज, क्यों? कुछ बोलना? हाँ? मेरी मौत को बदला जरूर ले। विराज, विराज! उसी पल मैंने सोच लिया सर, इस ड्रैगन को पकड़ के विराज की मौत का बदला जरूर लूंगा। दया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, मगर भावनाओं में बहकर कानून को अपने हाथ में लेना तुम जैसे सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं सर, पर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं अपनी आपसे दुश्मनी के लिए आपके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। माना कि मेरे अंदर मेरे दोस्त की मौत का गुस्सा आज भी है, पर मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में रह के करूंगा सर। गुड। सर, कोर्ट से वकील आया है, ड्रैगन वाले केस के बारे में बात करनी। ब्यूरो में लेकर आओ उसे। यस सर। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। तुम जरा बाहर जाओ। जब तक तुम्हारा ड्रैगन हमारे सवालों का जवाब नहीं देता, उसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए, आप उसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस केस की तहकीकात इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। आप मुझे अगर इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ ना समझाएं तो बेहतर है। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है आपका ड्रैगन, समझे? आतंकवादी है वो। कहाँ है मेरे पति? बोलिए, बताइए। एक मिनट मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या हुआ आपके पति को? 2 दिन से मेरे पति घर नहीं आए हैं। पता नहीं किस हालत में रखा है आपने उन्हें। हम आपके पति को कब लेके आए? आप ही तो लेके गए थे उन्हें ऑफिस से 2 दिन पहले, ये कहकर कि उन्हें कुछ घंटों में छोड़ देंगे, लेकिन अब 48 घंटे हो गए हैं। कौन है आपके पति? क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। नरेंद्र कुमार इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। हमने ऐसे किसी भी नरेंद्र कुमार को उठाकर नहीं लाए। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे पता है कि आप सीआईडी वाले ही उन्हें यहाँ लेके आए हैं। अगर हम आपके पति को यहाँ पे लेकर आते तो ये बात आपसे छुपाते क्यों? सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? सर, ड्रैगन मर गया। ड्रैगन मर गया? माय गॉड, अभिजीत देखो ना। किसने? हाँ? किसने मारा इसे? और कौन मारेगा? वही होगा आपका दरवाजा तोड़ सीनियर इंस्पेक्टर दया। मैडम! सर लगता है लाश लेके बेहोश हो गई है। इसको डॉक्टर को दिखाओ जल्दी, ले जा। पंकज, तुम्हें पूरा यकीन है दया के जाने के बाद कोई और नहीं आया इस कमरे में? नहीं सर, मैं बाहर ही खड़ा था, मगर जब दया से रूम से बाहर आए तो क्या? सर,
उनके हाथों पे खून लगा हुआ था। जीत यकीन नहीं आता दया मेरे और दर्द तोड़ सकता है। मैंने आप सभी मीडिया वालों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि उस सीआईडी का घिनौना चेहरा आप सब लोगों के सामने ला सकूं, जिसे इस देश के भोले और मासूम लोग न्याय और कानून की चौखट मानते हैं। तो क्या आप सीआईडी के बारे में कोई खुलासा करने वाली हैं? जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसमें शायद आपको एक औरत के दर्द का पता चले, अपने पति को खोने के दर्द का। लेकिन अपने पति को खोया किसने? नहीं हूँ वो अभागन जिसका पति सीआईडी की बेरहमी का शिकार हो गया। क्या नरेन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, 2 दिन पहले कुछ सीआईडी वाले उन्हें उनके ऑफिस से बेवजह ले गए, ये कहकर कि कुछ पूछताछ करनी है। जब उतनी देर तक वापस नहीं आए तो मैं खुद ब्यूरो गई और वहां जाके देखा तो पता चला कि मेरी खुशियां कभी लौट कर नहीं आएंगी। नरेन को मार डाला उन्होंने। लेकिन नरेन जी का कसूर क्या था? बेगुनाह थे वो। सीआईडी वाले ड्रैगन नाम के आतंकवादी को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना नरेन को ही ड्रैगन बता के कुछ नाम कमा लिया जाए। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? सीआईडी इंस्पेक्टर ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि नरेन की मौत हो गई। कौन है वो सीआईडी इंस्पेक्टर? सीनियर इंस्पेक्टर दया। सूर्य इंडस्ट्रियलिस्ट नरेन कुमार की पत्नी नेहा कुमार ने सीआईडी पे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उनके पति की हत्या का आरोप। जो सीआईडी अब तक सैकड़ों खूनियों को उनके किए की सजा दिलवा चुकी है, क्या अब वो वही मापदंड अपनाएंगे अपने उस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने नरेन को मारा है? आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए। नेहा तो पूरी दुनिया के सामने सीआईडी के ऊपर कीचड़ फेंक रही है। सीबीसी। हम कब इनके पति को ऑफिस से लेकर आए? पर ये ड्रैगन को अपना पति कह क्यों रही है? सर, चाहे नरेन हो या ड्रैगन, दया सर को उसे मानना नहीं चाहिए था। रेडी, तो क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि दया जोश के वक्त भी होश नहीं खोता है। अपना गुस्सा उतारने के लिए वो कभी भी एसीपी साहब के ऑर्डर का अपमान नहीं करेगा। अभिजीत ठीक कह रहा है फ्रेडी। बॉस, मुझे भी यही लगता है कि दया इस आदमी की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो फिर कौन हो सकता है सालुंखे? वो कौन सकता है? इसके शरीर पर लगी हुई ये चोट, ये जख्म जो इसे 2 दिन पहले लगे थे। 2 दिन पहले? अगर चोट 2 दिन पहले लगी तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जख्म बहुत होशियारी के साथ छिपाए गए थे सैंडाइल ट्राइडिक्सिन नाम के एक पाउडर से, जो कि मेकअप में काम आता है। इतना अच्छा मेकअप पाउडर के 2 दिन तक नहीं निकला। पंकज, ये मेकअप पाउडर इतना स्ट्रांग होता है कि महीनों तक नहीं उतरता, लेकिन इसका मेकअप इसलिए उतर गया क्योंकि इसकी अंदरूनी चोटों की वजह से इसे इंटरनल ब्लीडिंग थी। उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इसका हार्ट सीज हो गया, इसे पसीना आया और उस पसीने की वजह से ये मेकअप उतर गया। तो फिर हो सकता है सर ये ड्रैगन हो ही ना, ये नरेन हो। नरेन? बस, इन चोटों के साथ साथ इस आदमी को 2 दिन पहले हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपनी बोलने की ताकत खो चुका था। इसीलिए हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। और अभिजीत, मुठभेड़ से पहले तो ड्रैगन के साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। इतनी बड़ी साजिश हमको गुमराह करने के लिए, ये सारा प्लान इस ड्रैगन ने ही रचा है। उसे पता चल गया था कि हम वहां हथियार बेचने के बहाने जाने वाले हैं, और इसीलिए ना तो हमें ज्यादा हथियार मिले और ना ही उसके ग्रुप के खतरनाक आतंकवादी। वही तो और उसने अपनी शक्ल के नरेन को अपनी जगह बिठा दिया ड्रैगन बनाकर, और फिर उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। हमसे पंगा ले रहा है वो। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस ड्रैगन को। पता लगाओ वो कौन सीआईडी ऑफिसर्स थे जिन्होंने नरेन को गिरफ्तार किया था। लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पति को तो आपने मार ही डाला है, अब क्या मुझे भी फांसी पर चढ़ाने आए हैं?
देखिए, हम लोगों ने आपके पति को नहीं मारा, इसलिए बेवजह दुनिया के सामने सीआईडी को क्यों बदनाम करना? अगर आम लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया तो मदद के लिए किसके पास जाएं? तो क्या आम लोगों की गिनती में मैं और मेरे पति नहीं आते? क्यों उजाड़ दिया आप लोगों ने हमारा हंसता खेलता संसार? देखिए, सीआईडी ने कभी भी किसी का हंसता खेलता संसार नहीं उजाड़ा और ना ही उजाड़ेगी। नेहा जी, हमें आप सिर्फ ये बताइए कि आपके पति को कौन से सीआईडी ऑफिसर यहाँ से ले गए थे? सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत और सीनियर इंस्पेक्टर अनुराग। प्रशांत और अनुराग? मगर इस नाम के तो कोई भी ऑफिसर सीआईडी में है ही नहीं। जब आप सीआईडी ब्यूरो आई थी तब वो दोनों ऑफिसर्स वहां थे? नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। जब वो मेरे पति को ऑफिस से लेके गए तब मैं घर पर थी। आपने नहीं देखा, लेकिन ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास ने जरूर देखा होगा। ड्रैगन हाँ निखिल, ड्रैगन ही था, लेकिन मुठभेड़ में ड्रैगन ने नरेन की जगह पे जाकर छुप गया। फिर अपनी जगह पे उसने नरेन को भेजा गिरफ्तार करवाने के लिए। मगर सर, उस दिन ऑपरेशन के बाद तो हमने यहाँ पे घंटों सर्चिंग की थी। अगर ड्रैगन यहीं पे छुपा हुआ था तो फिर हमें मिला क्यों नहीं? वही तो यहीं पे कहीं छुपा है, यहीं कहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस जमीन का कोना कोना छान मारो, उखाड़ो इस जमीन को। नकली सीआईडी वाले बन के नरेन को अपने साथ ले गए। क्या? नकली सीआईडी वाले? हाँ, और शायद ये सब ड्रैगन के प्लान का ही हिस्सा था। वो नरेन को ड्रैगन बनाकर हमें गुमराह करना चाहता था ताकि खुद किसी बड़े जुर्म को अंजाम दे सके। लेकिन नरेन ही क्यों? क्योंकि शायद आपके पति का चेहरा आतंकवादी ड्रैगन से काफी हद तक मिलता जुलता था। अच्छा, ये बताइए कि नकली सीआईडी वालों ने नरेन को अपने साथ ले जाने की कोई वजह बताई आपको? हाँ सर, उन्होंने कहा कि कंपनी के अकाउंट में कुछ हेराफेरी हो रही है और इसीलिए उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कैसी हेराफेरी? सर, दरअसल पिछले महीने नरेन सर को पता चला कि उनके अकाउंट से 30 करोड़ रुपए गायब हैं। मगर जब मैंने अकाउंट चेक करके लेजर एंट्री दिखाई तो पता चला कि 30 करोड़ का चेक उन्होंने ही इशू किया है। ये चेक उन्होंने किसके नाम पे इशू किया था? 30 अलग अलग कंपनियों के नाम से। कोई कंपनी सिंगापुर में थी, कोई इटली में, कोई फ्रांस में। हमने उन कंपनियों को काफी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। और सभी चेक्स पर नरेन के ही सिग्नेचर्स थे? हाँ सर, सिग्नेचर तो उन्हीं के ही थे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने सिग्नेचर किए ही नहीं। हो ना हो सर, वो बहू उनके सिग्नेचर की कॉपी करके कोई गड़बड़ कर रहा है। सर, ऐसी गड़बड़ तो कोई पास वाला ही कर सकता है जो नरेन के काफी पास हो, जो आसानी से उसके चेकबुक और उसके अकाउंट तक पहुंच सकता हो। अच्छा, इस हादसे के बाद से कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने ऑफिस आना बंद कर दिया? हाँ सर, नरेन सर के जाने के बाद अगले दिन से दीपक ऑफिस आना बंद कर दिया। अच्छा, ये दीपक नरेन जी के चेकबुक तक पहुंच सकता था? हाँ सर, अकाउंट्स में ही तो काम करता था वो। देखते हैं, जब नकली सीआईडी वाले यहाँ थे तो ये दीपक क्या कर रहा था। ये फुटेज फिर से दिखाओ। सर, हाँ निखिल, ये दीपक सर। पॉज करो, अब रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। देखा सर, तो नकली सीआईडी वालों ने दीपक की तरफ कुछ इशारा किया और दीपक ने नजरें चुरा ली। हाँ, और कोई भी इंसान नजरें तभी चुराता है तो उसके दिल में कोई मैल हो। दीपक का एड्रेस बताओ। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मैं असली ड्रैगन का पता करने आया था। अब
सर ड्रैगन यहाँ पे 2 दिन से छुपा हुआ था। उसने पहले से खाने पीने का इंतजाम कर रखा था सर यहाँ पे। यार लेकिन ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं आया था बताने के लिए। उस वक्त नरेन की पत्नी और वो वकील थे आपके साथ। गायब हो गया? हाँ? लेकिन ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि ड्रैगन नहीं नरेन है? तो जब मैं नरेन से सवाल कर रहा था तो मैंने देखा उसके हाथों के सारी उंगलियां ठीक ठाक थी सर, कटी हुई नहीं थी। जबकि विराज ने मुझे बताया था कि ड्रैगन के दाएं हाथ की ये वाली उंगली सर, रिंग फिंगर, कटी हुई। ड्रैगन की हाथ की एक उंगली कटी हुई है। उस वक्त मैं समझ गया सर कि ये ड्रैगन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारा चक्कर समझ में आ रहा है, सारा चक्कर समझ में आ रहा है। कैसा चक्कर सर? यही ये ड्रैगन नरेन क्यों बना? नरेन क्यों सर? कोई ना कोई बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहा है ये ड्रैगन। मतलब सर? पंकज, हर आतंकवादी के पीछे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस लगे रहते हैं। वैसे इस ड्रैगन के पीछे भी लगे थे और इसीलिए तो पिछले साल भर में कुछ भी नहीं कर पाया, कोई भी हमला नहीं कर पाया। और इस झूठी मुठभेड़ के बाद लोगों को लगा कि ड्रैगन पकड़ा गया है, तो इंटेलिजेंस के जासूसों ने नजर रखना बंद कर दिया। एग्जैक्टली, इसी का तो इंतजार कर रहा था वो। अब वो अपने अगले हमले का प्लान कर रहा है, अगले हमले का। और सर लगता है इस बार हमला बहुत बड़े स्केल पे करने वाला है। तभी तो 30 करोड़ रुपए का घपला करवाया उसने नरेन की कंपनी में। और उन 30 करोड़ रुपयों से न जाने कितने हथियार, कितने बॉम्ब्स खरीदेगा ये ड्रैगन। और इस बार न जाने कितने मासूम देशवासी इसके निशाने पे हैं। दया, हमारे किसी भी देशवासी को हम कुछ नहीं होने देंगे। इससे पहले कि ये ड्रैगन हमारे देश को कोई आंच पहुंचाए, कुचल देंगे हम उसे। अरे मुकेश, ओ मुकेश, अरे आओ उधर। 14 तारीख को मर्ज सिटी से कुछ खुफिया सामान लेकर निकला था ये अपने ट्रक में, और उसका पूरा पेमेंट भी कैश में ही इसे मिल गया था। मुकेश, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, कोई गुनहगार नहीं। हम जानते हैं। अच्छा ये बताओ, 14 तारीख को जिस सामान की डिलीवरी तुमने मत जेटी से की थी, वो सामान था क्या? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? सामान को लोड करने से पहले चेक नहीं किया तुमने? सामान सील पैक था साहब, कुछ गत्ते के बक्से के अंदर। तुमने पूछा तो होगा उन बॉक्सेस में क्या है? हाँ पूछा था, तो दीपक जी ने कहा कि कुछ ग्लास का सामान है। दीपक? तुम इस दीपक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ साहब, यही है वो दीपक जी। उस सामान का वजन कितना था? यही कोई 200 किलो। 200 किलो? कहाँ छोड़ा था तुमने वो सामान? वो दहीसर क्रीक के आगे कामन गांव है, वहाँ एक मिल है, वहीं पे छोड़ा था। कामन गांव?
जग्गू, इसे किसी ने मारा। इस बार ऐसा धमाका करेंगे कि पटाखों की गूंज लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। मुझे उस वक्त का इंतजार है जब हमारे बनाए हुए बॉम्ब से मासूम लोग सड़कों पर घायल पड़े होंगे और खून से लथपथ तड़प रहे होंगे। मुझे माफ कर दो साहब। ये दीपक कहाँ मिलेगा ये तो रॉकी भाई है साहब। रॉकी? ये तो ड्रैगन का खास आदमी है साहब। ड्रैगन इसके बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं करता है साहब। कहाँ मिलेगा ये रॉकी? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, ना तो इनका कोई एड्रेस है ना कोई नंबर, बस वही मुझे कांटेक्ट करते हैं साहब। ये सारा RDX यहीं पे है ना, या बॉम्ब बनाने के लिए कुछ शहर भेज दिया? नहीं साहब, सारा RDX यहीं पर है साहब, चाहे तो आप चेक कर लीजिए साहब। पूरा 200 किलो है साहब। रजत, सारा RDX सीज कर लो। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब ड्रैगन नरेन बनकर ACP सर के सामने आया तब सर ने उसे पहचाना कैसे नहीं? दोनों के चेहरे इतने कैसे मिल सकते हैं सर? मिलता नहीं था श्रेया, जरूर ड्रैगन ने अपना चेहरा बदलवाया नरेन की तरह दिखने के लिए। लेकिन सर, ड्रैगन ने नरेन को ही क्यों चुना? तुम्हें 30 करोड़ के घपले वाली बात याद है? हाँ सर। नरेन की कंपनी में दीपक के अलावा कोई और भी है जो ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। कोई और? नरेन की मौत से और किसे फायदा हो सकता है सर? नेहा। नरेन की मौत के बाद उसके अरबों की संपत्ति अब नेहा के नाम से हो गई है। नेहा मैडम बुलाओ, उनसे कुछ बात करनी है। मगर नेहा मैडम तो ऑफिस में नहीं है। नहीं? कहाँ गई? शायद निधि को पता होगा, वो उनकी पीए है। एक मिनट। निधि, निधि, क्या हुआ सर? तुम्हें पता है नेहा मैडम कहाँ पे है? पता नहीं, अचानक उन्हें किसी की चिट्ठी मिली और वो तुरंत पढ़कर चली गई। तो चिट्ठी अभी कैबिन में है? हाँ, उन्होंने पढ़ने के बाद उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। लगता है ये है चिट्ठी सर। टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं। तो ये बात है। सब हो रही नेहा की कार। ये नेहा तो गाड़ी भगाने लगी। लगता है उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा करें। जल्दी चलो। बात हो गया घूमना घुमाना, अब बाकी की सैर CID की गाड़ी में करना।
रॉकी अब तक आया क्यों नहीं? आ जाओ। रॉकी, गाड़ी से बाहर आ जा। गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जाके देखता हूं। ड्रैगन, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी। सामने बॉम्ब देखते ही पैंट गीली हो गई। कभी सोचा था बेचारे गरीब लोगों को उड़ाने के लिए बॉम्ब लगाते थे, तब क्या बीतती होगी उन पर? क्या बीतती होगी उनके घर वालों पर? हाँ? तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे एसीपी? अपने चारों तरफ देख, देख चारों तरफ। एक अकेले निहत्थे पे तुम सब सीआईडी वाले एक साथ वार करोगे क्या? तेरे लिए तो एक ही काफी है। अच्छा, सिर्फ एक। बुलाओ उसे। दया, इसे सिर्फ जान से मत मारना। मौत को बदला जरूर। नहीं सचिन, इसे तो दया संभाल लेगा।
हमारे देश का कानून उसे सजा देगा। छोड़ो छोड़ो दे। हाँ हाँ, मैंने ही विराज का खून किया था। विराज जैसे ऑफिसर की लाश पे ही मैंने अपने आतंक का महल खड़ा किया था, जिसे तुम लोगों ने चकनाचूर कर दिया एक ही झटके में। तुम जैसे मुजरिमों के महल ईंट पत्थर के नहीं, ताश के पत्तों के जैसे होता है। कानून की हवा से यूं ढेर हो जाते हैं। और मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी देश छोड़ के भागने की। फिर तुम लोगों को कैसा पता चला कि मैं कहां हूं? इसके जरिए, इस रॉकी के जरिए। इस रॉकी ने तुम्हारा सारा का सारा प्लान हमें पहले ही बता दिया था। तूने गद्दारी की मुझसे। रॉकी ने उसी दिन तुमसे गद्दारी की, जिस दिन उसने नरेंद्र को। क्या? हाँ, मैं नरेंद्र की बीवी नेहा से प्यार करने लगा था। मैंने सोचा कि तुम नरेंद्र बन जाओगे तो असली नरेंद्र मेरे रास्ते से हट जाएगा और नेहा मेरी हो जाएगी। तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन यहां ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे, ड्रैगन को, ज्यादा देर तक कैद रख सके। हमारे देश का कानून तुम जैसे दरिंदे को जेल की सलाखें ज्यादा दिन नसीब नहीं होने देता, समझे? जल्द से जल्द फांसी होगी, फांसी। आपको 6th फ्लोर जाना है, कुसुम आंटी के यहाँ। आपको मैंने पहले यहाँ कभी देखा नहीं है। ऐसे धोखा नहीं दे सकती सोनम। प्यार किया है मैंने तुमसे, परिवार को छोड़ा है मैंने तुम्हारे लिए। मैं मजबूर हूँ नवीन, प्लीज मुझे समझो। क्या समझूं? ये एक बेवफा से मैं वफा की उम्मीद कर बैठा। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं सोनम, चैन से नहीं जीने दूंगा मैं तुम्हें। काट काट। अरे नवीन क्या कर रहा है यार?
कोई अपनी महबूबा से इस तरह गुस्से में बात करता है क्या? उसने मुझे धोखा दिया है तो गुस्सा तो आएगा ना? आएगा, पर गुस्से के भी टाइप्स होते हैं ना यार। तू उससे प्यार करता है, तुझे दर्द हुआ है, पर तेरे गुस्से में भी वो प्यार दिखना चाहिए, तेरे आंखों में वो नमी दिखनी चाहिए। यार तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तू क्यों नहीं कर देता आके? देख नवीन, ताने मत मार, मैं डायरेक्टर हूँ, तो फिर एक्टर भी बन जा। देख तू ना मुझसे भी। यार बस करो, यहाँ पर काम करने आओ या झगड़ा करने आयो? देख मैं तो मेरा काम ही कर रहा हूँ, ये नवीन है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है। लगता है पैकअप होने वाला है यार। अगर तू मुझे इतने सालों बाद एक्टिंग सिखाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? ए राहुल, अरे इधर आओ। क्या हुआ यार? ये देख। रजत, तुम सीढ़ियों से जाओ, हम लिफ्ट से आते हैं। सर दरवाजा तो बंद है। खोलो, ट्राई करो। रजत, खोलो जरा, और होशियारी से, अंदर पता नहीं चलना चाहिए। सर ये तो मर चुका है। कल कोई किसी ने मार दिया सर, लेकिन जब मेन डोर अंदर से बंद था तो खूनी घर में घुसा कैसे? खूनी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर था। जैसे इसने अपने शिकार पर निशाना लगाया होगा, खूनी ने इस पर निशाना लगाया और गोली चला दी। इसे जरा पलटो इसे। गोली तो आर पार हो गई। अगर गोली आर पार हुई है तो गोली कमरे के अंदर ही होनी चाहिए। पूर्वी, ढूंढो जरा। सर एक बात समझ में नहीं आई, बच्चों ने हमें बताया था कि उन्होंने इस आदमी को यहाँ खिड़की पर खड़े हुए देखा था, तो अगर इसे बाहर से गोली लगी, इसे ऐसे गिरना चाहिए, मतलब इसके पैर खिड़की की तरफ होने चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा गिरा, इसका सिर खिड़की की तरफ। सब बुलेट कहीं नहीं मिली। अच्छा, कमरे के अंदर बुलेट नहीं मिली, ये आदमी उल्टा पड़ा है। समझ में नहीं आता ये सारा चक्कर है क्या? सर इसकी जेब में ये 2 बुलेट और कुछ पैसे मिले, कोई आईडी वगैरह कोई नाम पता नहीं मिला। ऐसा आदमी अपनी जान पहचान लेकर थोड़ी घूमेगा रजत। पर सर यहाँ ये मारने कैसे आया होगा? यहाँ खड़े होके इसी बिल्डिंग के किसी आदमी को तो मारेगा नहीं, जरूर किसी ऐसे आदमी को मारने आया होगा जो सामने रास्ते पे खड़ा होगा या फिर वहां आने वाला होगा। रजत, आते वक्त देखा था मैंने इस बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर एक ज्वेलरी शॉप है, और ज्वेलरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा। पूर्वी, उस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लेकर आओ, और बिल्डिंग के वॉचमैन को भी ऊपर भेज दो। सर क्या सोच रहे हो रजत? तो सामने इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे फ्लैट्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि गोली कहां से चलाई गई? पता चल सकता है रजत, जिस एंगल से गोली इस आदमी के शरीर में घुसी है, उस एंगल से पता चलेगा कि गोली चली कहां से है, गोली चली कहां से है। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज तो सब पता चल जाएगा। हाँ सर, कुछ पता चला? अभिजीत, गोली तो इसे सामने से ही लगी है। सर ये हमें मालूम है, कुछ और बता सकते हो?
गोली कहाँ से चली है, किस एंगल से चली है, ये बता सकते हैं आप? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हाँ, ये देखो, ये इसकी छाती पर सामने की तरफ जो घाव है, जहां से गोली इसके शरीर के अंदर घुसी है, ये ऊंचाई पर है। और ये दूसरा घाव जो इसकी पीठ पर है, जहां से गोली निकली है, ये नीचाई पर है। ऐसे इसका मतलब इसे गोली ऊपर से लगी है और लगभग 28 डिग्री के एंगल से। इसका मतलब या तो जिसने गोली चलाई है वो ऊंचाई पर था, या फिर कोई 10 फीट का आदमी था। 10 फुट लंबा। बेटी, तुमने आज तक किसी 10 फीट के आदमी को देखा है? नहीं सर। नहीं देखा सर। तो फिर आपकी दूसरी थ्योरी सही है, गोली सामने से चली है, ऊपर से। जी। और सर, जिसने भी ये गोली चलाई है वो भी कोई प्रोफेशनल किलर है, क्योंकि इतनी दूरी से इतना एक्यूरेट, इतना सही निशाना लगा पाना किसी आम आदमी के बस की बात तो हो नहीं सकती। फिर भी रजत, एक बात अभी भी घूम रही है। इस आदमी को अगर सामने से गोली मारी गई है तो ये आदमी खिड़की से गोली लगने के बाद ऐसे गिरता, मतलब खिड़की की तरफ इसका पैर होता और सर दरवाजे की तरफ। मगर हमें इसकी लाश जब मिली तो इसका सर खिड़की की तरफ था और पैर दरवाजे की तरफ। कैसे हुआ होगा? सारुके साहब, इसके फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला कि ये आदमी कौन है? नहीं, वो पता नहीं लगा, क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में किसी के साथ मैच ही नहीं होते। अगर इस निशानेबाज का पता नहीं चल रहा है तो फिर हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये वहां पे निशाना किसे बनाने आया था। सर, उस वक्त सड़क पे बहुत सारे लोग थे और इतने सारे लोगों के बीच में इस आदमी का निशाना कौन था, कैसे पता चलेगा? रेडी, फिर भी पता तो लगाना पड़ेगा ना। सर, हमें ये पता चल चुका है कि ये राइफल किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। इल्लीगल गन, ये तो पहले से ही शक था। सर, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो उन सभी आदमियों को जानता है जो ऐसे इल्लीगल हथियारों में डील करते हैं। ठीक है, मिलो उससे और पता लगाओ कि ये गन किसने बेची और किसने खरीदी। सर, फिर से उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। बच्चों ने कहा था कि शूटर यहाँ पे ऐसे खड़ा था खिड़की में। अब देखते रहे, जब पता चल जाएगा गोली कहाँ से चली थी, कहाँ से चली थी गोली। ये मैनिक्विन में 28 डिग्री का छेद बनाया है ना? यस सर। और ये लेजर बीम कब लगेगा? ये लीजिए पूरी। बहुत दूर है, कुछ दिख नहीं रहा है यहां से। 1 मिनट देखते हैं। रजत, मिल गया। लेजर का लाइट वहां पे गिरा है, उस छत पे। रजत, गोली यहीं कहीं से चली है, यहीं कहीं से। यस सर। सर, हाँ, ये देखिए, यहां से पुतला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मतलब रजत, गोली यहीं से चली है। रजत, उस टेल्स को अच्छी तरह से ढूंढते हैं, कोई ना कोई सुराग, कोई एम्प्टी शेल तो जरूर मिलना चाहिए। सर, हाँ, बुलेट शेल तो नहीं मिला, लेकिन ये पानी की बोतल और ये खाने का पैकेट मिला है। खूनी का हो सकता है, यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा होगा। सर, ये इस बिल्डिंग का वॉचमैन। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बताओ, क्या छत पर तुमने किसी को आते हुए देखा, बड़ी सी बैग लेकर? नहीं साहब। तो फिर ये खाने की चीज और पानी की बोतल कहाँ से आई?
साहब ये मेरा ही है। कल मेरा नाइट का ड्यूटी था और आज दोपहर का भी ड्यूटी है, इसलिए मैं घर नहीं गया था साहब, यहीं पर आकर सो गया था। तुम नीचे कब गए? साहब यही कोई 10 मिनट पहले। मतलब कि सुबह से लेकर 10 मिनट पहले तक तुम छत पर ही थे? हाँ साहब। अच्छा, और तुमने किसी को भी छत पर आते हुए नहीं देखा? रजत कोई शक नहीं, गोली कमरे के अंदर से ही चली है। अच्छा सर, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? रजत सोचो जरा, अगर गोली बाहर से, मेरा मतलब है छत से चली होती तो ये शूटर ऐसे गिरता, मेरा मतलब है सिर दरवाजे की तरफ होता और इसके पैर खिड़की की तरफ। लेकिन हमें ये कैसे मिला? इसके पैर थे दरवाजे की तरफ और सिर था खिड़की की तरफ। मतलब है गोली कमरे के अंदर से ही चली है। यस सर, तभी तो घर के अंदर कोई बुलेट नहीं मिली। गोली उसके सीने में लगी, उसकी पीठ से निकली, खिड़की से बाहर चली गई। एग्जैक्टली, शायद किसी वजह से ये ऐसे मुड़ा होगा और बस उसी वक्त गोली चली। सर जब हम इस फ्लैट में आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। सर अगर गोली अंदर से चली है तो फिर चली कहाँ से? वही तो, ये खूनी छुपा कहाँ होगा? छुपा कहाँ होगा? रजत काम करो, तो इस मैनिक्विन को घुमाओ, ऐसे घुमाओ उल्टा, पता चल जाएगा गोली चली कहां से थी और खूनी छुपा कहां था। अब ये जो तुम्हारा लेजर का बीम है वो छोड़ो उसमें से। हाय गॉड, सर लेजर तो स्पीकर पे जा रहा है। उतारो स्पीकर को और खोलो। सर, इसमें तो गन है। हाँ रजत, गन के साथ साथ एक छोटा सा कैमरा भी, शूटर की हर हरकत पर नजर रखने के लिए। अच्छा, तो खूनी स्पीकर में छुप कर बैठा था। जैसे ही शूटर किसी वजह से मुड़ा, खूनी ने उस पर गोली चला दी। इस महेश का पूरा नाम महेश गद्दार है। गद्दार कुछ भी गड़बड़ करे तोड़ा देना से। आप फिक्र मत करो बॉस, मेरी नजर और मेरा निशाना दोनों महेश पे रहेगा। माल लाए मेरा। मैं जुबान का पक्का हूँ महेश बाबू। ताने मार रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली भी मार सकता हूँ। मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, लेकिन गोलीबारी करने का मूड नहीं। चल माल दिखा। पहले पैसे दिखाओ। पैसे दिखा सर। अब क्या गिन के दिखाओ? उसकी जरूरत नहीं है, कम निकले तो बाद में हिसाब करने आता है मुझे। क्यों केवल जी? होशियारी नहीं, वरना इस गन के अंदर जितना भी लोहा है तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? पूर्वी, फोटो दिखाओ इसे। कौन है ये? जानते हो कौन है ये? नहीं सर, मैं से नहीं जानता, मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। अच्छा, पहली बार देख रहे हो। और ये गन?
गन तो पहचानते होंगे, है? नहीं? देख केवल, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, कौन है ये? सर ये आदमी भिकू है। भिकू? हाँ सर, 3 महीने पहले ये मुझे मिला था। अच्छा। तब मैंने इसको ये गन बेची थी सर। और बताओ इसके बारे में। सर इसने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और उसके बाद फिर मैं इससे कभी नहीं मिला। पहली और आखिरी बार मिला था सर। अच्छा, पहली बार मिला और तुमने गन बेच दी इसे? ना जान ना पहचान, गन बेच दी? हाँ? कहाँ रहता है ये भिकू? लगता है सर काफी माल कमाया इस भिकू ने। हाँ, पेशेवर खूनी जो था। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए जिससे पता चले वो किसे मारने आया था। सर ये अलग से 4 नंबर्स लिखे। सर भिकू ने ये 4 नंबर इस डायरी में क्यों लिखे होंगे? नहीं तो इससे पहले कि देर हो जाए पता लगाना पड़ेगा ये 4 नंबर किसके हैं। शायद भिकू इन्हें मारना चाहता था। ये रिग देख के तो ऐसा लगता है कि खूनी ने खुद अपने हाथों से ही फिट किया है। हाँ सर, और ये गन पे छोटा मोटा कैमरा लगा हुआ है। रेडी, इसी कैमरे से तो वो देख रहा था कि गन के सामने कौन आ रहा है। और ये रिग रिमोट से ऑपरेट होता है, जिसके जरिए इस गन को ऊपर नीचे, ये देखिए, दाएं बाएं भी घुमाया जा सकता है। बात साफ है, खूनी कहीं दूर बैठा था और दूर से ही उसने भिकू का शिकार किया। मगर खूनी उस फ्लैट में घुसा कैसे? ये रिग वगैरह लगाने में तो काफी टाइम लगा होगा। किसी ने देखा कैसे नहीं उसे? बिल्डिंग के वॉचमैन से भी पूछा, उसे भी कुछ नहीं मालूम। और सर बिल्डिंग के मेन गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा फिट है उसकी पूरी फुटेज चेक की, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जिस पर शक किया जाए। कहीं वो फेस बदल के तो नहीं आया? इलेक्ट्रिशियन, दूध वाला, पेपर वाला, फेस बदल के अंदर आया, ये रिग फिट किया और निकल गया। किसी को शक भी नहीं हुआ। कुछ पता चला भिकू को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था खून करने का? सर भिकू के घर से जो डायरी मिली है उसमें 4 लोगों के फोन नंबर्स मिले। कौन है ये? सर नाम है मनीष, रितेश, विक्रांत और हितान। चारों बिजनेस पार्टनर्स थे। किस चीज का बिजनेस है इनका? सिक्योरिटी इक्विपमेंट का सर। ये लोग सिक्योरिटी एजेंसीज और प्राइवेट बिल्डर्स को इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। लेकिन सर इस तरीके का बिजनेस करने वाले इन लोगों के फोन नंबर्स एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास कैसे? या तो इन चारों ने किसी की सुपारी दी होगी या फिर किसी ने इन चारों की सुपारी दी होगी भिकू को। सर एक और बात पता चली, इन चारों में से एक पार्टनर मनीष, 1 महीने पहले ही उसका खून हुआ। कैसे खून हुआ इस मनीष का? सर मनीष एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था जब किसी ने उस पर गोली चलाई। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 9mm की स्नाइपर राइफल की गोली थी। सर कॉफी शॉप में ही मनीष ने दम तोड़ दिया। स्नाइपर राइफल की गोली? मतलब ये चारों पार्टनर्स भिकू के निशाने पे थे। मनीष को तो उसने मार दिया, बाकी बचे इन 3 पार्टनर्स में से किसी को मारने के लिए उस फ्लैट में घुसा होगा। मगर किसको? सर उसी रास्ते पे जो ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है उसको श्रेया चेक कर रही, शायद कुछ पता चले। सर सर ये देखिए, ये आदमी कब से एक ही जगह पर खड़ा है और बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। है कौन ये आदमी? जरा जूम करो।
ये तो उन चारों पार्टनर्स में से एक है ना, विक्रांत। यस सर, मतलब मनीष के बाद भीखू का अगला शिकार विक्रांत था। नहीं रजत, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विक्रांत काफी देर से वहां पे खड़ा था। अगर भीखू को विक्रांत को मारना होता, कब का मार दिया होता। यस सर, तो फिर शायद भीखू विक्रांत को नहीं बल्कि उस आदमी को मारना चाहता हो जिसका इंतजार विक्रांत कर रहा था। मगर सर, ये विक्रांत इंतजार किसका कर रहा था? वो भी पता चल जाएगा। सर, टेप को फॉरवर्ड करो। रितेश, ये तो उन्हीं का पार्टनर है। मतलब विक्रांत ने पहले एक पार्टनर मनीष को मरवाया और उसके बाद दूसरे पार्टनर रितेश को मरवाना चाहता। लेकिन सर, इस सब के पीछे विक्रांत का मकसद क्या हो सकता है? अब ये तो विक्रांत ही बताएगा। पकड़ो इस विक्रांत को। हेलो, हाँ जसवंत, आज का ये प्रेजेंटेशन अब बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं, बस गाड़ी पार्क करके मैं ऊपर आता हूं। प्लीज आप लोग उस तरफ चलिए, प्लीज आइए आइए प्लीज, हटिए हटिए, आइए इधर आइए प्लीज, चलिए सब एक साइड प्लीज। जरा पलटाओ इसे। इस विक्रांत को भी वहीं पर गोली मारी है जैसे मनीष को मारी थी। एक बात बताओ, किसी ने कुछ देखा? क्या हुआ ये? सर मैंने देखा था। सर विक्रांत सर जैसे ही गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ जाने लगे तो गोली लगी और यहाँ गिर गए। अच्छा, किसने गोली चलाई देखा तुम लोगों ने? आपने किसी को भी यहाँ से बड़ा सा बैग लेके जाते हुए या लेके आते हुए देखा क्या? नहीं सर। अच्छा चलो, गोली चलने की तो आवाज सुनी होगी किसी ने? नहीं सर। अरे नहीं? अच्छा, विक्रांत का ऑफिस कहाँ पर है? उस तरफ है विक्रांत जी का ऑफिस। सचिन, गोली तो यहीं से चली है, बिल्डिंग में से ही। अगर बिल्डिंग की खिड़कियां तो बंद है तो जरूर गोली छत से चली है, छत से। लगता है उसी आदमी का काम है, उसी खूनी का जिसने मनीष को मारा है। छत से गोली चली है। एक काम करो, छत पे जाकर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। और बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, पूछो उनसे क्या किसी ने किसी अनजान आदमी को बिल्डिंग में आते जाते हुए देखा है क्या? हाँ? सर हम जिसे खूनी समझ रहे थे उसी का किसी ने खून कर दिया। वही तो हम सोच रहे थे कि विक्रांत रितेश को मारना चाहता है, या तो विक्रांत को ही किसी ने मार दिया। सर सर ये देखिए, ये फोन शायद इस विक्रांत का है। देखो, इसने आखिरी बार किससे बात की थी? हाँ सर इसने आखिरी बार किसी जसवंत से बात की थी। जसवंत? जसवंत तो विक्रांत का मैनेजर है।
क्या हो रहा है सर? इन चारों पार्टनर्स के एक के बाद एक खून हो रहा है। एक बात बताओ जसवंत, विक्रांत इस वक्त ऑफिस में आने वाला था या और किस किस को पता था? वो तो हर रोज 10 बजे आते हैं सर, ये तो सारे स्टाफ को पता है। आखिरी बार तुम्हारी बात हुई थी विक्रांत के साथ? जी सर। क्या बात हुई थी? सर वो तो एक प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं? जी सर। किसी पर शक है तुम्हें? किसने किया होगा ये? ऐसा कौन हो सकता है सर? मैं किस पे शक करूं जिसने मेरे पार्टनर विक्रांत को मार दिया? सिर्फ विक्रांत ही नहीं, कोई ऐसा आदमी है जो तुम चारों का दुश्मन है। क्या? हाँ, वो तुम चारों को खत्म करना चाहता है। लेकिन सर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम चारों ने उसका क्या बिगाड़ा है। वो हमें क्यों मारना चाहता है? कल तुम और विक्रांत एक बिल्डिंग के नीचे मिलने वाले थे, है ना? हाँ सर। वहां भीखू नाम का एक शूटर तुम्हें निशाना बनाने वाला था, तुम्हें, मगर किसी ने उसे ही मार दिया। क्या? भीखू मुझे मारना चाहता था? हाँ, हमें लगा था कि सबके पीछे विक्रांत का हाथ है और उसी ने भीखू को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत मेरा पार्टनर ही नहीं था, मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। आपका चौथा पार्टनर मिस्टर हितांग फिलहाल कहाँ पर है? वो तो पिछले 1 महीने से शहर से बाहर गया हुआ है। उसके पिताजी की तबीयत खराब है। कब आने वाला है? उसने कहा तो था कि वो जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेगा। कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, है ना? जी हाँ सर। क्या हुआ था? 5 मई को मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था। गाड़ी का टायर बीच में ही फट गया और एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी बीवी और बच्चे तो मर गए, लेकिन मैं पता नहीं कैसे बच गया। अचानक टायर फटा कैसे? दरअसल मेरी गाड़ी पर किसी ने गोली चलाई थी। वो गोली गाड़ी के टायर पर लगी और टायर फट गया। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, बस। अच्छा, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? मेरा मतलब है कोई बिजनेस राइवल? नहीं सर, मैं जानता हूँ कि बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई दुश्मन होगा। सर, हाँ, बिल्डिंग की छत पे से मुझे ये बुलेट का शेल मिला है। 9mm शेल, लॉन्ग रेंज राइफल का शेल ही है। सर फिर तो एक बात पक्की है कि खूनी ने विक्रांत पर छत से ही गोली चलाई है। हाँ पूर्वी, हमारा शक सही निकला। जिसने मनीष पर गोली चलाई उसी ने विक्रांत को भी मारा है। उसी ने विक्रांत पर गोली चलाई है। सचिन, खूनी को किसी ने आते जाते देखा बिल्डिंग में? सर मैंने सारे ऑफिसेज में चेक किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा है। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, कहीं से तो घुसा होगा वो बिल्डिंग में, कहीं से तो घुसा होगा। सर बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है और मजदूरों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए बिल्डिंग वालों ने पीछे का रास्ता खोल दिया उनके लिए। बस, तो वहीं से घुसा है वो, शायद बेस बदल कर, और फिर अपना काम करके भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गया वहीं से। ये आदमी तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर। हाँ, बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। 3 खून कर चुका है वो। तुम भी संभल के रहना। तुम जहां भी जाओ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और सचिन, इनका चौथा पार्टनर हितांग, उसे कांटेक्ट करो और उससे कहो कि जैसे वो शहर में आए हमें इन्फॉर्म करें। सर, रितेश अपने परिवार के साथ जब एक पार्टी से लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई जो टायर पे लगी। रितेश गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और गाड़ी फांजा ब्रिज से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई, लेकिन वो बच गए। और ये एक्सीडेंट हुआ कब? सर, मनीष के खून के 1 हफ्ते बाद। तो कहीं इस भीखू का हाथ तो नहीं है इस एक्सीडेंट में? सर मेरा तो रितेश पर शक पक्का हो रहा है। हो सकता है अपने परिवार और अपने पार्टनर्स का बदला लेने के लिए उसी ने भीखू पर गोली चला दी। मगर भीखू पे तो रिमोट कंट्रोल से गोली चलाई गई है और फुटेज में दिख रहा है रितेश विक्रांत के साथ मिलने आया था। अगर उसने कुछ किया होता तो हमें दिख जाता फुटेज में। अगर रितेश या हितांग ने भीखू का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके किसी बिजनेस राइवल ने भीखू को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो इन्हें मारने के लिए? इन चारों पार्टनर्स के बिजनेस राइवल के बारे में पता लगा है क्या? लगाया ना सर, मगर अभी तक किसी पर शक नहीं हो रहा है। लेकिन एक अजीब बात सामने आई है सर।
क्या? इनकी फर्म को एक ऑर्डर मिला था, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को माल पहुंचाना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उस ऑर्डर का इन पार्टनर्स की मौत के साथ कोई संबंध हो सकता है सर। ऑर्डर बड़ा था, करोड़ों रुपए का। ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि आज भी कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। और ये ऑर्डर कैंसिल होने की वजह? सर वो तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन चारों पार्टनर्स के खिलाफ एक कोर्ट केस चल रहा है। और सर इसी टेंशन की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग में उन चारों पार्टनर्स के बीच झगड़ा भी हुआ था। पता लगा उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था। शायद वहीं से हमें कोई नया सबूत या सुराग मिल जाए जो इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। सीआईडी, आपसे कुछ सवाल पूछने। सवाल? कैसे सवाल? रेडियंट सिक्योरिटी इक्विपमेंट के 4 पार्टनर्स मनीष, हितांग, रितेश और विक्रांत तो आप जानते हैं? जी हाँ, वो हमारी सिक्योरिटी कंपनी के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो फिर उनका एक बड़ा ऑर्डर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल क्यों किया आपने? इसलिए कर दिया कि उनके क्वालिटीज एकदम घटिया और दाम एकदम ऊंचे थे। आपकी एजेंसी ने उनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, वो क्यों? और मैं क्या करता? देखिए, शहर के वीवीआईपीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे क्लाइंट हैं। हम प्राइवेट बैंक्स को भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और इस घटिया क्वालिटी की वजह से हमारे कुछ क्लाइंट्स राइवल्स के पास चले गए और कुछ लोगों की तो मौत हो गई। ओह, यानी कि बात सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करने तक नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, हमने इनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। इन चारों की लापरवाही और लालच की वजह से ये लोग मरे, हमारी वजह से नहीं। और अगर हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो ये चारों के चारों जेल में सड़ेंगे। सर, ये मामला तो और भी संगीन होता जा रहा है। शायद इसी वजह से कोई है जो चारों पार्टनर्स को मारना चाहता है। अच्छा, कोई और है जिसको ये करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल होने से घाटा हो सकता हो, जिसको इतना नुकसान हुआ हो कि वो चारों पार्टनर्स को नुकसान पहुंचाने की सोचे? रेडियंट कंपनी को फाइनेंस 2 ही लोग कर रहे थे, हर्षद और शांतनु, और ये डील कैंसिल हो जाने से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल तो शक की सुई इन 2 फाइनेंसियर्स हर्षद और शांतनु पर आकर अटक गई है। हो सकता है गुस्से में आकर उन दोनों ने इन चारों पार्टनर्स को मारने का प्लान बना लिया। श्रेया, इन दोनों फाइनेंसियर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हेलो, हाँ बोलो। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? चौथा पार्टनर हितांग शहर में वापस आ गया है और उसने एयरपोर्ट के पास एक होटल में चेक इन किया है। इससे पहले कि वो शातिर खूनी उस पर जानलेवा हमला करे, उसको रोकना होगा। सर, मैं लगातार मिस्टर हितांग का नंबर ट्राई कर रही हूँ। रिंग बज रही लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, होटल के रिसेप्शन में बोलो, बॉस के कमरे में फोन कनेक्ट करके दें। सर, मैंने वहाँ भी फोन किया था, लेकिन उनका कहना है कि मिस्टर हितांग अपने कमरे में ही नहीं है। कमरे में नहीं? किसी मुसीबत में तो नहीं है? कोई अनहोनी हो जाए उसके पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अरे सुनो, हाउसकीपिंग का सारा स्टाफ कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे मन्नू से बात करनी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर। जी, मैंने उनको पर्सनली अटेंड किया था। ठीक है सर, मैं अभी आपके कैबिन में आती हूँ। सुनो, मन्नू मिले ना तो उसको कहना मुझसे आके मिले। मैं एक मैनेजर से मिलके आती हूँ। वो जो दोनों फाइनेंसर्स थे, हर्षद और शांतनु, उनके बारे में क्या पता चला? सर, दोनों पार्टनर्स बिजनेस के सिलसिले में पिछले 1 महीने से विदेश में हैं सर।
सर अगर दोनों 1 महीने से विदेश में हैं, तो फिर इन पार्टनर से फोन कौन कर रहा है? सर इस बिजनेस डील में 4 पार्टनर्स और 2 फाइनेंसर्स। हम शक किस पर करें? उस पर जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। आपके गेस्ट मिस्टर हेतांग इस वक्त कहाँ हैं? आपने पहले भी फोन किया था उन्हें पूछने के लिए। आप ये बताइए कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले नीचे गए, शायद जिम में होंगे या स्विमिंग पूल के अंदर होंगे। हो सकता है रेस्टोरेंट में भी बैठे हों। अच्छा ये फोटो देखो, ये मिस्टर रितेश की है। इनको आपने इस होटल में आते जाते देखा है? हाँ शायद थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें होटल में देखा है। देखा है? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। अभी भी जान बाकी है। हाँ सर हाँ, मैंने ही सबको मार दिया। क्यों? वो तो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे ना, दोस्त थे तुम्हारे। दोस्त नहीं थे सर, ये लोग गद्दार थे। मेरी वजह से इन लोगों को लाखों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर इन लोगों ने मार्केट में हल्की क्वालिटी का जाली माल बेचना शुरू कर दिया। तो तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते थे। हाँ, जब तक मुझे पता चलता तब तक बहुत देर हो गई थी। कॉन्ट्रैक्टर ने हम पर क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया था। मैंने अपना मुंह खोलने की ठानी, मगर इन लोगों ने उल्टा मेरा ही मुंह बंद करने की कोशिश की। जब तुमने चुप रहने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तो मर गए, लेकिन तुम बच गए। हाँ सर, उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं पुलिस के पास गया तो ये मेरे माँ बाप को भी मार डालेंगे, और इसलिए मैंने भीखू कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। और उससे तुमने 4 लोगों के नाम और नंबर दे दिए, जिसमें से एक नाम तुम्हारा भी था। वो सबको गुमराह करने के लिए था। भीखू से मैंने केवल फोन पे बात की थी, उसने मुझे देखा नहीं था। कुछ पैसे मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। भीखू ने सबसे पहले मनीष को कॉफी शॉप में मारा, और उस दिन जब वो तुम्हें विक्रांत को मारने वाला था, उसके पहले ही तुमने भीखू को उड़ा दिया है? जिस फ्लैट से मैंने भीखू को विक्रांत और रितेश यानी मुझ पर गोली चलाने के लिए कहा था, वो फ्लैट मेरा नहीं था, वो फ्लैट मेरे दोस्त का था। मैं उस बिल्डिंग में इसी का मैकेनिक बनकर दाखिल हुआ, और इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं पाया। और भीखू के आने से पहले तुम उस फ्लैट में गए और वहां पे वो रिमोट कंट्रोल वाली गन लगा दी, जिससे तुमने भीखू को मार डाला। तुमने भीखू को बलि का बकरा बनाया ताकि लोगों को लगे कि तुम भी उसका टारगेट थे, और उसके बाद मैंने विक्रांत को खुद ही खत्म कर दिया। और अगर आज आप लोग टाइम पर नहीं आते ना सर, तो मैं इस हेतांग को भी गोली मार देता। बदले की आग ने तुम्हें खुद मुजरिम बना दिया है। इस हेतांग को तो उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन 3-3 खून करने के जुर्म में तुम्हें सिर्फ फांसी होगी, फांसी।
CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।